बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, सुबह का आगाज़ हो गया है और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजारे। जी, सुबह सुबह हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं क्योंकि हमें भी इंतज़ार रहता है पूरा हफ्ता कि हम आपसे कब मुलाकात करेंगे। तो जी, आज का दिन क्योंकि संडे का दिन, छुट्टी का दिन और आप लोग घर पे होते हैं और आज का जो K2 सहर आप देखते हैं जी, इसमें मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं। चीज़ें मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन एक और पर्सनैलिटी मेरे साथ होती है। बिल्कुल जी, आज भी वो मौजूद हैं, तो मिलते हैं जी मुद्दस्सिर से, पूछते हैं कि उनका हफ्ता कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं भी वेट कर रहा था, मैंने कहा कब क्योंकि ख़वातीन जो होती हैं ना, हाँ, शुरू लोग हो कहते जाए हैं तो कि शुरू होते हैं तो फिर वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते ना बातों में। लेकिन मैंने कहा कि ज़रा हमारे जो नाजरीन हैं उनको वेलकम कर लिया जाए। मैं भी अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने नाजरीन को वेलकम कर लूँ। ज़रूर, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, क्या हाल हैं? बिल्कुल, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और संडे जो होता है ना, वो हम चाहते हैं कि हम अपना संडे आप लोगों के साथ मनाएं और वो बातें जो हम, वो एक्टिविटीज़ जो हम संडे को ख़ुद करते हैं वो हम आपसे भी शेयर करें कि संडे हम किस तरह मनाते हैं। और हम आपसे भी सुनना चाहेंगे, बल्कि आपके फीडबैक से हमें आइडिया होगा कि आप लोग संडे किस तरह मनाते हैं। और जहाँ पे हम अपनी और आप लोगों के संडे की बात कर रहे हैं तो नौशीन, हम इनको ये भी बताएंगे कि K2 किस तरह से संडे आपके लिए संडे का प्लान करता होता है। बिल्कुल जी, संडे का प्लान आप देखते हैं, मज़े मज़े के प्रोग्राम्स और साथ साथ जो सुबह का आगाज़ होता है और हमारा जो मॉर्निंग होता है, इसमें हम उनको पुरानी यादों में लेके जाते बिल्कुल हैं। लेके जाते हैं और वो चीज़ें भी पूरा दिन उनके जहनों में चल रही होती हैं, हमारे जहनों में चल रही होती हैं। तो खैर हम क्योंकि आज भी हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आए हैं, माजी के वो प्रोग्राम जो आपने बेहद पसंद किए, तो वो भी हम साथ साथ दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ हम गपशप भी करेंगे ताकि जाहिर सी बात है हम नहीं चाहते कि आप बोर हों। वैसे हमारी जो बातें होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम जो बातें कर रहे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात जो हैं वो आप। अच्छा नौशीन, मुझे ये बताइएगा कि अब जिस तरह हम माशाल्लाह से हमारा प्रोग्राम मॉर्निंग में हम आगाज़ करते हैं, तो इस आगाज़ से हम अगर आपस में आप हमें ये बताएं कि दिन का आगाज़ एक नाश्ते से होता है, ठीक है? जिस तरह हम प्रोग्राम से पहले नाश्ता करते हैं तो फिर उसके बाद प्रोग्राम के लिए आते हैं, तो नाश्ते में हेल्दी डाइट के हवाले से क्या करना चाहिए जिससे लोगों का वेट भी ना बढ़े और नाश्ता भी अच्छा हो, हेल्दी हो, एनर्जी हो जिसमें, ताकि सारे दिन की सारा दिन अगर काम करना है तो एनर्जी जो है ना वो कम ना हो। आप क्या सजेस्ट करेंगी? अच्छा, मैंने तो एक प्लान अपना बनाया हुआ, वो भी मैं शेयर करूंगा। बिल्कुल, मैं क्योंकि हम प्रोग्राम से पहले थोड़ा बहुत ये चीज़ें भी डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे बड़ी मुदस्सिर से जो है ना खाने पीने की चीज़ों के बारे में पता चला। वैसे ख़वातीन को ज़्यादा पता होता है, लेकिन ये अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं। अमूमन हम देखते हैं घरों के अंदर, जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल सा नाश्ता होता है, जिस तरह पराठा बनता है, कोई लोग अंडा फ्राई खाते हैं साथ, कुछ लोग जो अगर देहातों की बात की जाए, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, देसी घी होता है, मक्खन होता है, इन चीज़ों से नाश्ता किया जाता है। कुछ लोग तो बाकायदा जैसे आप दिन का खाना खा रहे हैं ना, उसी तरह वो नाश्ता भी करते हैं। और डिफरेंट, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई पराठा चने खा रहा होता है, हैवी नाश्ता कर रहे होते हैं लोग, लेकिन वही बात आती है कि हर बंदे को जो चीज़ सूट कर रही होती है वही, क्योंकि मोस्टली देखा जाए ना तो फिटनेस एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना वो सजेस्ट कर रहे होते हैं कि जी आपको डाइट में ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है ना। लेकिन आप वाली बात कि हर बंदे की अपना एक बॉडी है, हेल्थ उसके अपने उसके अंदाज डिफरेंट होते हैं, तो वो अपनी अपनी चीज़ों को अगर वो इस चीज़ को समझ जाए तो वो फिर अपनी डाइट को अपने तरीके से मैनेज करता है, अपने प्लान करता है ना। जो अगर हम बुक्स के हवाले से करें, जो लोगों की रिसर्च से साबित हुआ कि आपका जो नाश्ता है वो हेल्दी होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और वार्म होना चाहिए, बिल्कुल वो ठंडा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आप दोपहर का खाना है वो थोड़ा सा कम खाएं, उसके बाद रात का है ना वो जस्ट आप थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोग डाइट के हवाले से जो प्लान करते हैं, वो डाइट का जो मकसद करते हैं, जी मैं डाइटिंग पे हूँ, तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा था और उन्होंने डाइटिंग शुरू की प्रॉपर।
तो उनसे जब मैंने पूछा कि यार क्या खा रहे हो, कहते यार मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप डाइट करें, और अच्छा कुछ लोगों को तो मैंने मुदस्सिर ये भी देखा है कि उनको कोई भी बता दे ना कि जी आप ये टोटका इस्तेमाल कर लें, आप वो टोटका इस्तेमाल कर लें, बेशक कुदरती चीज़ें होती हैं लेकिन इनका भी एक असर होता है। Exactly. और जब आप हद से तजावुज़ करते हैं तो वो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान देने शुरू कर देते हैं। अक्सर मैंने देखे लोग ग्रीन टी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नो डाउट ग्रीन टी बहुत अच्छी चीज़ है, लेमन का यूज़ करना बहुत अच्छा है। आप डेली अगर अंडा यूज़ करें, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है कि आप अपने डाइट में प्लान में एक रखें कि आप डेली का एक बॉयल एग जो है ना वो ज़रूर आप रखें। सही। अच्छा आप बता रहे थे कि आप नाश्ता, अच्छा नाश्ते पे ज़रूर चलेंगे। मैं चाहूँगा कि हम अपने नाजरीन को भी ना साथ साथ कुछ ना कुछ माजी की यादें जो है ना वो ताज़ा कराते जाएं। बिल्कुल जी, माजी की यादें हम आपको ताज़ा सबसे पहले हम अपने नाजरीन को हमारी जो पेटी है यादों की, बिल्कुल वो उसके अंदर से हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। बिल्कुल आज हम आपको पहला जो हमारा मॉर्निंग शो है वो हम उसकी झलकियाँ आपके साथ शेयर करेंगे कलर ऑफ केपी के। और ये जो शो है बिल्कुल जी, इसमें ख़ास बात पता क्या है कि ये चित्राल के जो हवाले से था। और चित्राल जिस तरह हम देखते हैं पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत तरीन जो है एरिया है और सैर व सियाहत के हवाले से काफ़ी मशहूर है। और इसमें और भी बहुत कुछ है, चीज़ें हैं, हम आपको बताएंगे उनके बारे में भी। क्या मैं चाह रहा हूँ कि देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर बात कर लेंगे। और ये जी प्रोग्राम जो है ये 19/10/2016 का है। अच्छा 19/10/2016 जी। तो बिल्कुल जी, मेज़बान थी जी बोले। मेज़बान थी माजिबिन एहसन और जो गेस्ट थी उनका ताल्लुक भी चित्राल से था। नाइला अली जो न्यूज़ एंकर थी, प्रोड्यूसर भी थी। और हम चल के पहले प्रोग्राम की झलकियाँ देखते हैं, फिर वापस आएंगे और चित्राल के हवाले से हम मज़ीद भी मालूमात आपको देंगे। जी खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आप सबको कलर ऑफ केपी, और उसमें हम मौजूद हैं। और मैं अपने दोस्तों का जिक्र कर रही थी, जब आप गपशप के लिए इकट्ठे होते हैं तो फिर आपका अकेला होना तो गपशप के लिए काफ़ी नहीं होता, उसके लिए आपके दोस्त अहबाब ज़रूरी होते हैं। आज पहला शो है हमारा और पहले शो में हमारी पहली गेस्ट जो है आज मौजूद है, जो कि इनको भी याद रहेगा। और माशाल्लाह से आई वो इंटर्नशिप करने के लिए, लेकिन आज उन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को मनवाया और बहुत अच्छी न्यूज़ पढ़ती हैं, न्यूज़ एंकर हैं, साथ ही साथ अब प्रोडक्शन में आ गई हैं, प्रोड्यूसर भी बन गई हैं। छोटी सी उम्र में, छोटे से टाइम में इतनी ज़्यादा मेहनत, इतना सब कुछ करना। पूछेंगे आज हमारे साथ मौजूद हैं नाइला अली, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैजबीन, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाइला आप सुनाओ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। और बहुत अच्छा लगा आप आए। और सबसे बड़ी बात नाइला की, नाइला का ताल्लुक जो है वो है चित्राल से। बिल्कुल ज़बरदस्त। और चित्राल के बारे में बहुत सारे लोग आज कुछ चीज़ें चित्राल के हवाले से आप लोगों को बताऊंगी कि ब्यूटी, खूबसूरती और हिंदुकुश की पहाड़ियों के दामन में, चोटियों के दामन में ये खूबसूरत सा जो डिस्ट्रिक्ट है ये आबाद है। और यहाँ के लोग बड़े मेहनती और बड़े प्योर, बड़े जफाकश और अपनी ज़िंदगी में खुश रहने वाले लोग हैं। मैंने देखा उन लोगों को कि ज़िंदगी की बहुत सारी सहूलियात से वो, अगर वो इलाके उनको मुयस्सर नहीं है वो, लेकिन उन लोगों के चेहरों पे जो ताजगी और जो खूबसूरती है, आप हैरान हो जाएंगे। आप जो लोग गए हैं चित्राल, वो वहाँ की मेहमान नवाजी के भी बड़े ही दावेदार होंगे कि वहाँ के लोग जो हैं बड़े मेहमान नवाज हैं, कुशादा दिल रखते हैं और बड़े मेहनत करते हैं और बड़ी खूबसूरत डिशेस वहाँ की होती हैं। खाने पीने के हवाले से चित्राल का जो एक सबसे खूबसूरत गेम है, जो हम आप देखते हैं कि हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है, पोलो खेलते हैं। नेशनल पार्क जो चित्राल का है, जो कि दुनिया में बहुत कम ऐसे नेशनल पार्क मौजूद होंगे, जो कि तकरीबन कोई 8000 एकड़ पे है वो, और जहाँ पर पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है मारखोर आइबेक्स जिसे कहते हैं, बड़ी ही बहुत ज़्यादा उसकी अफजाइश वहाँ पे होती है, क्योंकि बहुत संगलाख और बड़ी सख्त जगहों पर रहने वाला ये जानवर है। लेकिन हम नाइला की जानिब जाएंगे और नाइला से पूछेंगे, नाइला हमें चित्राल के बारे में बताएं, हमें अपना स्टार्ट बताएं, इब्तदाई तालीम के बारे में सारा कुछ हमें बताएं, और चित्राल की बहुत सारी बातें करनी है आपसे। जी बिल्कुल, बातें तो बहुत सारी हैं और मैं ख़ुद भी चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ख़ुद बहुत ज़्यादा फैमिली की वजह से भी, और मैं रही भी वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन जब मैं समर्स में वहाँ जाती हूँ तो मैं इतना वहाँ पीसफुल मेरा वो हो जाता है,
माहौल इतना पीसफुल है वहाँ का कि मैं इतनी सुकून में होती हूँ कि मुझसे वापस नहीं आया जाता, मैं रो के वापस आती हूँ, लिटरली रो के। इतने खूबसूरत लोग, इतनी पुरसुकून माहौल, वफादार, समझने वाले और बहुत ज़्यादा। तो उनमें रहने और जब वहाँ से वापस आते हैं तो दिल करता है कि उनके लिए भी कुछ किया जाए, उनके भी जो मुश्किलात हैं उनको भी हाईलाइट किया जाए। और ये फ़र्स्ट टाइम है कि मुझे एज ए चित्राली किसी शो में इंट्रोड्यूस किया है और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि काम तो मैं यहाँ काफ़ी अरसे से कर रही थी, लेकिन मैं एज ए चित्राली में इस शो में या किसी शो में भी नहीं गई थी। एंकर पर्सन और एज अ न्यूज़ पर्सन ही हमेशा मैं अभी तक गई। लेकिन नायला, मैं वही कहती हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त चित्राल में आपको देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, चित्राल से एक जिनका ताल्लुक़ चित्राल से है, जैसे मेरा ताल्लुक़ सवात से है, मेरी एजुकेशन सारी वहाँ हुई, ब्रॉटअप सारा वहाँ हुआ, और फिर आज मुझे एक मौका मिला, मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, खैबर पे आपके सामने मौजूद होती हूँ। इंस्पायरेशन बनती है लोगों के लिए, लोग इंस्पायर होते हैं कि अच्छा ये इन इलाकों से। अमूमन ये होता है, जब मैं एयरलाइन में भी गई थी तो मुझे सबसे पहले उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि इतने रिमोट एरिया से आप आई हैं, तो मैंने कहा वो इतना रिमोट नहीं है जितना आपको लगता है, आप वहाँ अभी गए नहीं हैं। और माशाल्लाह से इन एरियाज़ में, चित्राल में अगर आप एजुकेशन का रेशो देखें, शरह देखें, तो माशाल्लाह से लोग बहुत ज़्यादा एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वहाँ पर मौजूद हैं और लोग तालीम में बड़ा बढ़ चढ़ के जो है वहाँ पर, और लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ रही हैं। जी माजबीन, उन लोगों में शऊर इतनी ज़्यादा है और वो लोग इतने सुलझे हुए लोग हैं। अगर मैं वहाँ की लड़कियों को किसी भी एरिया में, मैंने ये नहीं कहती कि मतलब जज कर रही हूँ कुछ, लेकिन अगर मैं उनको कहीं भी कंपेयर करूँ, वो इतने सेंसिबल, उनके उठने बैठने का तमीज़, उनको लोगों को ट्रीट करना, और उसके साथ साथ वो फिर ख़ुद को कैसे कैरी करती हैं, फैमिली के तौर तरीक़ों को कैसे देखते हैं, वो सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैंने वो चीज़ें कहीं और देखी। वो कहते हैं ना उनको, वो कहते हैं दुनिया की हवा नहीं लगी, वो इतने खूबसूरत लोग हैं। वो हवा लग जाती है ना तो फिर बंदा थोड़ा सा ऐसा हो जाता है शायद। लेकिन जैसे कि आज इस प्रोग्राम में हमारे ये जो दोस्त हैं, जैसे कि उनका ताल्लुक़ चित्राल से है, इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जी चित्राल खैबर पख्तूनख्वा में, अच्छा जी, हम लोग इस चीज़ का पता नहीं करते हैं उसको, और वो इस चीज़ को जो है वो ये समझते हैं कि जी इसका ताल्लुक़। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम जो कलर ऑफ केपी है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम बात करें मोहब्बतों की। और बहुत सारे एरियाज़ में यही होता है कि पहले ये क्या किया जाता है नायला, कि रिश्ता आया, यार लड़की चित्राल, ओ हो यार चित्राल की लड़की बहुत बैकवर्ड एरिया है। तो ये तो बड़ा अजीब सा बात हो गया। अगर चित्राल में किसी को पंजाब की लड़की पसंद आ गई तो वो कहेंगे पंजाब की लड़की, ओ यार किस तरह, ये तो मैच ही नहीं हो सकता। इन चीज़ों का मेरे ख्याल में टाइम गुजर गया है। ये जो हम अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं ना और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इससे आगे नहीं जाना। ये पूरा मुल्क हम ज़ाहिर इतनी खूबसूरत सी जगह और उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो मेहमान थे, उनकी बातें थी बहुत ही खूबसूरत। तो कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा। और सबसे मज़े की बात जो आज हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं चित्राल के हवाले से, चित्राल के लोग बहुत मेहनती होते हैं और जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत लॉयल लोग होते हैं ना, और मेहमान नवाज। इसके अलावा जो लोकेशन की बात है तो वहाँ पे एक खूबसूरती तो नो डाउट वहाँ पे है ही। इसके अलावा पोलो जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पोलो का जो फेस्टिवल वहाँ पे होता है, खेल है पोलो का, वो चित्राल में खेला जाता है ज़्यादा, और बाकायदा जो हम देखते हैं सालाना मेला होता है और कितना खूबसूरत तरीके से वहाँ पे मनाया जाता है। अब जहाँ पे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम चित्राल की बात कर रहे हैं, तो चित्राल में अगर ये चीज़ है तो ये पाकिस्तान का एक कितना खूबसूरत कलर है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत कुदरती खूबसूरतियों से मुज़य्यन। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जिस तरह हम आपको मालूमात भी दे रहे हैं, जिस तरह हमने सिंदूर के मेले का जिक्र किया, और सिंदूर का मेला जी सजता है और उसमें आप देखते हैं कि वहाँ के कलरफुल ड्रेसेस होते हैं, उनका रिवायती रक्स होता है, उसमें शामिल पोलो का खेल होता है जिसमें चित्राल और गिलगित का जो है मैच होता है। और फिर उसके अलावा जी हम बात करते हैं वहाँ के नेशनल पार्क की जो 8000 एकड़ पे है, मुज़य्यन है, और उसके अलावा 8000 एकड़ बहुत बड़ा एरिया होता है और इतना खूबसूरत वो पार्क है जो हम मेरे ख्याल में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, अगर उसकी हम बात करें कि पूरी दुनिया में वो काफ़ी मशहूर है वो पार्क। बिल्कुल। और हमारा जो कौमी जानवर है, ओह वाह क्या खूबसूरत बात। बिल्कुल जी, मारखोर, वो भी चित्राल में पाया जाता है। एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चित्राल के लोग K2 टेलीविज़न को इस बड़ा अच्छे तरीके से ऑन करते हैं। वो समझते हैं
और नो डाउट के समझना भी चाहिए, वो अपना ही चैनल समझते हैं कि जी हमारा चैनल है। और मैं ये बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे जो मीडिया वो हैं, टेलीविज़न हैं, वो उस एरिया को इतना ज़्यादा कवरेज नहीं दे रहे होते। हालांकि इतनी खूबसूरत लोकेशन के लोग, इतने खूबसूरत लोकेशन और इतने अच्छी नेचर के लोग, और उन पे कोई फोकस नहीं है। तो ये वाहिद K2 टेलीविज़न ने वहाँ पे फोकस किया और उनके रिस्पांस में उन्होंने बड़ा अच्छा वो फीडबैक दिया। और उनको अगर हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं चित्राल के हवाले से तो उनका फीडबैक आता है, हाँ जी ये हमें बड़ा अच्छा लगे है, अच्छा इसमें ये चीज़ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो उसमें फिर आप अपनी राय भी देना शुरू कर देते हैं। जब आपको राय देना, आपके किसी भी प्रोग्राम में राय देने के हवाले से चीज़ें आना शुरू हो जाएं, इट मीन्स कि वो जो लोग हैं या वो ग्रुप है वो उसको लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसकी बेहतरी के लिए वो उतना ही क्या कहते हैं उसका प्रॉपर वर्ड के टची के ये बिल्कुल उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल जी। और दूसरी बात ये कि जिस तरह K2 चैनल ने मुख्तलिफ ज़बानों के लिए काम किया है, वहाँ के इलाके जो हैं उनकी खूबसूरतियाँ जो हैं, वहाँ का टैलेंट जो है वो हमेशा अपने प्रोग्राम्स में शामिल रखा है। और इसी तरह अगर हम चित्राल की बात करते हैं, गिलगित की बात करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आप बाकायदा जो है प्रोग्राम्स देखते हैं जिनमें ये कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह हम बातचीत कर रहे थे तो ज़ाहिर सी बात ये बात ज़रूर मेंशन करने की ज़रूरत थी। अच्छा, आपका चित्राल जाना हुआ कभी? मैंने गया नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो चित्राल से बिलोंग करते हैं, और मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमने प्लान किया हुआ है कि हम चित्राल ज़रूर विज़िट करेंगे और बड़ा मज़ा आने वाला है। बिल्कुल जी, अल्लाह करे कि आपका वो सफ़र बड़ा यादगार हो, अच्छा हो। और बिल्कुल काफ़ी सारे लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर जो इन खूबसूरतियों को K2 चैनल की स्क्रीन पे देखते हैं, उनका भी बड़ा दिल करता है कि जी हम वहाँ का विज़िट करें। बिल्कुल ज़रूर जाएंगे, सब मिल के जाएंगे। और अब थोड़ा सा हम मेरे ख्याल में अपने गाड़ी को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। मज़ीद आगे। वैसे आप ना बात को इधर उधर कर रहे हैं। पूछे क्यों? क्योंकि सुबह जो हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो नाश्ता का टाइम है ना। हाँ। तो आप अगर बता दें कि एक हेल्दी नाश्ता और डाइट जैसा कि आप प्लान कर रहे होते हैं अपने नाश्ते में, वो बता दें तो लोगों का भला हो जाएगा ना। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं डाइट प्लान चेंज करता रहता हूँ ना, मौसम के हवाले से। इतना कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि जी मैं बड़ा फूड के हवाले से बड़ा टची हूँ कि नहीं ये चीज़ नहीं खानी, इसमें फ़ैट ज़्यादा हैं, इसमें ये चीज़ ज़्यादा है, इसमें ये चीज़ ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। नॉर्मल डाइट रखते हैं, लेकिन ये है कि एक चीज़ का मैं ज़रूर ख्याल रखता हूँ कि कुछ लोग होते हैं वो खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं, मैं ज़िंदा रहने के लिए खाता हूँ। अच्छी बात है। सही बात है। वैसे आपको देख के, क्योंकि आपने काफ़ी अपना वज़न जो है कम किया है, बड़े स्मार्ट हो गए हैं आप, इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि ज़रा हमारे नाज़रीन को भी पता चले ना। जो मैं वैसे तो अगर नाश्ते की बात करें तो आजकल जो नाश्ता मैं वो कर रहा हूँ, शायद आप लोगों के लिए बड़ा एक डिफरेंट अनोखा हो कि ये किस टाइप की डाइट यूज़ करता है। मैं आजकल, क्योंकि अगर आप बाज़ार में जाएँ तो हम बड़े फ्रेश एप्पल जो है ना आपको देखने को मिलते हैं, तो वो मैं जो नाश्ता है एप्पल के साथ करता हूँ कि 3-4 को कट करके उसके अंदर दही डाल के, उसके अंदर लेमन जूस जो है ना वो डाल के, फिर उसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालता, सिर्फ नमक और काली मिर्च। अच्छा, ये इनका हम मिक्सचर बना के। मैं यही आपसे बुलवाना चाह रही थी। देखा नाज़रीन आपने कि कितना मतलब यूनिक किस्म का ये नाश्ता करते हैं और इसके फ़ायदे भी बड़े हैं। अच्छा, मैं ये तकरीबन 1.5 महीना जो है ना यही नाश्ता चलेगा। सही, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे वेदर चेंज होगा तो फिर वेदर चेंज होने के साथ साथ फिर चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हैं। जब वेदर चेंज होगा फिर हम मुदस्सिर से पूछेंगे कि अब उन्होंने क्या चेंज लाया अपने नाश्ते में। खैर जी, साथ साथ हम प्रोग्राम्स भी आपको दिखाएंगे। और नेक्स्ट प्रोग्राम मैं बता दूं कि अभी जो हम झलकियां दिखाएंगे जी K2 सहर है बलूचिस्तान से, और इसमें जो गेस्ट थे उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। और सारे स्टूडेंट्स थे। बिल्कुल मुझे आज भी याद है, बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम था। तो और उनका ताल्लुक जो था तुर्बत मकरान से, झलमक्सी से और गवादर से था, और बातचीत भी हुई काफ़ी सारी। तो आइए चल के देखते हैं झलकियाँ, और फिर वापस आएंगे, फिर मज़ीद भी गपशप करेंगे। सबसे पहले जिनका मैं तारुफ कराने जा रही हूँ उनका ताल्लुक तुर्बत मकरान से है।
doing LLB from Bahria University, जनाब अली जान बुलेदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप अली जान? बिल्कुल खैर खैरियत में, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? बिल्कुल खैर खैरियत। बहुत शुक्रिया आप आए। सुबह तो उठते होंगे यूनिवर्सिटी के लिए? बिल्कुल, लेकिन आजकल समर है तो छुट्टियां चल रहे हैं, बस नॉर्मल रूटीन। हाँ नाज़रीन, समर वेकेशन है तो कैसे मुश्किल तो नहीं हुई आप उठने में? नहीं नहीं, बस रूटीन के हिसाब से तो सही था, नॉर्मली उठ के आ गए। चलो वंडरफुल, थैंक यू सो मच। दूसरे जो मेरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक है झल मक्सी से, जहाँ पे जो आई थिंक कार रेसिंग भी होती है वहीं पे झल मक्सी में, और डूइंग BSc एजुकेशन फ्रॉम इस्लामिक यूनिवर्सिटी जनाब गज़नफ़र अली साहब। अस्सलाम वालेकुम गज़नफ़र। वालेकुम सलाम मैम, खैरियत से हैं? कैसे हैं आप? ठीक खैरियत ठाक से? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक, सही बोला। झल मक्सी में वो जिस तरह ग्रां प्री होती है तो वहाँ भी जीप्स की होती है ना? जीप रैली ऑफ रोड। जीप रैली, ऑफ रोड जीप रैली होती है। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और आप वो हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी? जी, इस्लाम। ये किस जगह पे है? इस्लामिक यूनिवर्सिटी जलमक्सी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी H8 सेक्टर में। अच्छा, ये पूरा सेक्टर आपकी भी वेकेशंस चल रही हैं? जी जी, वेकेशन चल रही हाँ जी, वेकेशंस में तीनों स्टूडेंट्स को सुबह उठाया है, बड़ी मुश्किल से, लेकिन अच्छा है, इनको आदत हो जाएगी अब वेकेशन के बाद उठ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक गवादर से है, स्टूडेंट हैं एनवायरमेंटल साइंस फ्रॉम इस्लामिक यूनिवर्सिटी जनाब गुल शेर साहब। अस्सलाम वालेकुम गुल शेर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। आपका गवादर से ताल्लुक है? जी जी, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हो? फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक है। जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आप एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, तो कौन सा ईयर है आपका? मेरा सेकंड लास्ट सेमेस्टर है। सेकंड लास्ट सेमेस्टर है। और आपका अली जान? ईयर ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है। थर्ड ईयर शुरू होने वाला है। ज़बरदस्त। और आपका गज़नफ़र? मेरा भी थर्ड ईयर। थर्ड ईयर। जी। तो अब ये कि अपनी जगह छोड़ के यहाँ पे जो आप आए हैं, नाज़रीन चाय मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि मैं सोच रही हूँ इतनी दूर ना, मुझे लगता है मेहमान बहुत दूर बैठे हुए हैं। ओके, आप कॉल भी कर सकते हैं। बलूचिस्तान में जितने हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो कॉल कर सकते हैं 051-410-2354 पे। आज का सवाल आपको बता दूं कि मूला चटूक आबशार जो है वो सूबा बलूचिस्तान में कहाँ वाक़ है? क्वेटा में, सिब्बी में या फिर खुशदार में? सो अच्छा अली जान, इतनी दूर से आए हैं आप, तुरबत मकरान से, बिल्कुल। कैसे एडजस्ट किया यहाँ पे? मैम बिल्कुल एडजस्ट होने में तो ज़ाहिर ही टाइम लगते हैं, लेकिन साथ साथ एक तो है कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे हायर एजुकेशन के लिए। जिस टाइम ऑलमोस्ट मैं अपना मैट्रिक तुरबत से कर चुका हूँ, तो यहाँ आए फर्स्ट ईयर के टाइम पंजाब कॉलेज ब्लू एरिया में एडमिशन लिया था, तो इट वाज अ टफ टाइम फॉर मी कि अच्छा। मतलब कि मैं अपने आप को यहाँ किस तरह एडजस्ट कर लूँ। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जो है बंदा जब टाइम लगता है तो मतलब ऑलमोस्ट दोस्तों के साथ मिलजुल के, हमारे कुछ सीनियर्स थे बलोच पहले, उनके साथ गाइडेंस वगैरह, मतलब साथ मिलजुल के ही जो है टाइम पास हो गया और एडजस्ट, मतलब आस्ते आस्ते से बंदा जो है एडजस्ट करने लगा यहाँ पे। लेकिन इट वाज अ रियली टफ टाइम, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आए थे, तो एक तो ये है कि हमारा कोई बेसिक एजुकेशन इतना वीक था एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद को अगर हम देखें तो इट्स अ ह्यूज गैप। तो फिर भी साथ साथ मतलब टाइम देते गए हम अपने स्टडीज़ को। मतलब अगर यहाँ के लोग, मैं कहता हूँ, अगर 4 घंटे देते थे हम, तो उसको डबल हमें देना पड़ता था, 8 घंटे 10 घंटे मतलब डेली सेल्फ स्टडी को। तो मतलब इस तरह हम फिर एडजस्ट हो गए सोसाइटी में। एडजस्ट हो गया, वंडरफुल। और जनफर, आपका ताल्लुक झल मक्सी से, वहाँ से यहाँ पे कितने अरसे से आप अकेले रह रहे हैं हॉस्टल में? तकरीबन मुझे 3 साल हो गया हॉस्टल में रह, इस्लामिक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, कोयत हॉस्टल यहाँ पर फैसल मस्जिद की बैक साइड पर है। कुवैत हॉस्टल? जी जी। कुवैत के लोग हैं वहाँ पे? नहीं, कुवैत के लोग नहीं, असल में कुवैत वालों ने ये गिफ्ट किया था इस्लामिक अच्छा, यूनिवर्सिटी के। लवली, अच्छा होगा। आई होप आप लोगों ने अच्छा रखा हुआ है, नहीं नहीं, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। क्योंकि लड़के ना जी, लड़के और लड़की दोनों के जो हॉस्टल्स हैं, एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था, मेंटेन तो देखो आपको बिल्डिंग या कमरा मिलता है, अब उसको साफ रखना, टाइडी रखना, वो तो फिर स्टूडेंट्स का काम होता है। तो रखते हैं आप, किस दिन आके चेक करें, आपको छापा मार के चेक करें। मेरा रूम बिल्कुल फर्स्ट डिटेल क्लास क्लीन है, होता है, बिल्कुल ज़बरदस्त। जबरदस्त। अच्छा, तो आपको एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम है झल मक्सी टू इस्लामाबाद? शुरू में काफ़ी मुश्किलात आई, मतलब एजुकेशन के हवाले से, एडोप्टेशन के हवाले से, कि भाई एक नया एनवायरनमेंट यहाँ पर किस तरह बंदा एडोप्ट करता है ना। फर्स्ट आया तो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर मेरा काफ़ी टफ रहा, कि मतलब एजुकेशन के लिहाज से कि मेरा वो IQ लेवल नहीं था, चीज़ों को गेन में नहीं कर सकता था। आस्ते आस्ते यूज़ टू हो गया मैं, सेकंड सेमेस्टर में नॉर्मल हो गया मैं।
अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया खुद को, और बिल्कुल मैं नॉर्मल हूँ। ज़बरदस्त, नॉर्मल, बिल्कुल। हाँ जी, इंसान के अंदर एडेप्टेबिलिटी का एक वो आंसर हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं गुलशेर, जिनका ताल्लुक गवादर से है। गुलशेर, आपको कितना अरसा हो गया अपनी जगह छोड़े हुए? 4 साल तकरीबन। 4 साल। जी। आपको कोई मुश्किलात का सामना एज अ स्टूडेंट के उधर से इधर आना, फिर शहर में हसल बसल? शुरुआत में तो काफ़ी मुश्किलात मैंने फेस किए थे, एडमिशन के हवाले से भी और यहाँ पे एडजस्टमेंट के हवाले से भी मुश्किलात आए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ मतलब ये हल हो गए। हल हो गए? कैसे हल किया आपने? मतलब ये कि पहले हमें ये पता नहीं था कि यहाँ का जो एजुकेशन किस तरह का होगा। हमारा जो बैकग्राउंड था हमारा वहाँ पे, मतलब एजुकेशन का जो क्वालिटी था वहाँ पे नहीं था। यहाँ पे हम आए थे, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थे, या यहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था और इंग्लिश था, तो काफ़ी मुश्किलात इस हवाले से फेस किए हमने, लेकिन मेहनत और कोशिश की तो फिर ये हल हो गए। हल हो गए, ओके। जी, हम आपको वेलकम करते हैं। और आपने देखे कितना ज़बरदस्त एक प्रोग्राम आपने देखा, और जिसमें बलूचिस्तान का जिक्र और बलूचिस्तान के लोग और बलूचिस्तान के लोगों के लिए। और अगेन मैं वो बात करना चाहूँगा, नौशीन के K2 के ये कितने बड़े बड़े कारनामे हैं कि हमने प्रॉपर उस डिफरेंट एरियाज़ जो है पाकिस्तान के हर कल्चर के लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि जी आएँ, आप भी, हम सब पाकिस्तानी हैं, और ये पाकिस्तान के ही कलर्स हैं जिनको थोड़ा सा कम दिखाया जाता है। बिल्कुल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी पसंद नापसंद बता सकते हैं, और वहाँ जो मसाइल हैं, जैसे कि अभी इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स थे, उनके जो मसाइल थे उस हवाले से बातचीत हुई, और ये बातें फिर आगे तक पहुँचती हैं, और उन मसाइल का हल जो है वो भी आपको ज़ाहिर होता हुआ नज़र आता है हल। तो बिल्कुल हम मज़ीद भी इसको जो है आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह कलर्स की बात हो रही है, तो ज़ाहिर सी बात है जी, KPK के कलर्स थे और साथ में हमने बलूचिस्तान को ऐड किया। तो अब मज़ीद हम अपनी गपशप पे आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं मुदस्सिर, जैसा कि प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, हेलो हाय होती है, वेलकम किया जाता है, तो आपकी सराइकी बड़ी खूबसूरत ज़बान है। जैसे कि हमारे हिंदकों का अलग स्टाइल है वेलकम करने का, आपका अलग है। डिफरेंट ज़बानों में डिफरेंट तरीके से वो होता है, तो आप किस तरह वेलकम करते हैं? हमारे वेलकम करने का सराइकी में ना मुख्तलिफ अंदाज हैं ना, मुख्तलिफ अल्फाज हैं। कुछ जो लोग कुछ ठेठ समझते हैं आप लोग, बिल्कुल, जो प्योर लैंग्वेज बोलने वाले, वो भी हमारे एरिया में मौजूद हैं। और जो नई नस्ल है वो थोड़ा सा बीच में ऐड करती हैं इंग्लिश के वर्ड्स, उर्दू के वर्ड्स ऐड करके ना, तो वो फिर चेंज हो जाती है ना। लेकिन जो ओरिजिनल बातें हैं, जो ओरिजिनल अल्फाज हैं, जो सराइकी में अभी भी घरों में यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ये है कि किसी को अगर वेलकम करना है तो हम कहते हैं सो बिस्मिल्लाह तुसा आए ही वे, क्या हाल इन तुम्हारे, ठीक ठाक ही वे, घर बार टब्बर सारे ठीक ठाक है तो ना, कोई को बड़ी खुशी थी ये तुसा आए वे। अच्छा, एक ये वर्ड है कि सो बिस्मिल्लाह। फिर एक अल्फाज कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं कि सत बिस्मिल्लाह, ठीक है, सो बिस्मिल्लाह और सत बिस्मिल्लाह। अच्छा, फिर एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, एक लाइन इस्तेमाल की जाती है, सज्जन आवन अखियां ठरन। सज्जन आवन अखियां ठरन, ठरन मतलब ठंडियां हों, कि आप आए हो, आप हमारे सज्जन हो, सज्जन दोस्त प्यारे हो आप लोग, तो हमारी आंखें ठंडी हो गई हैं आपको देख के। कितना खूबसूरत अंदाज है ना। हाँ कि मतलब जाहिर सी बात है, जब कोई आता है मिलता है तो उसको अपनायत सी फील होती है। इसी तरह अगर मैं पूछूं, ये तो हमारे नाज़रीन को सराइकी दा तलाला पता लग गया तो ठीक है, ते अगर मैं तो ये आखा कि तुहाडे हिंदको दे विच वेलकम किवें आखा वेंदा, तुहाडे जे कोई मेहमान आंदे तां उन्हां को सब कोल पहले जल्ले रिसीव कीता वेंदा है, तां क्या अल्फाज, क्या लाइन्स जिहड़ियां हैं
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਦੇਵੇ। बिल्कुल हिनको भी गल करसा क्योंकि हिनको दी गल हो रही है और जिस तरह थोड़ा तुसी इंजॉय भी करसो इस चीज़ कि जिस तरह असी मिलने हर कदे आओ आखने ठीक है हर कदे आओ और अक्सर असां दी देहात वाली साइड ते या असां दे जेह्ड़े पहाड़ी एरिया है उत्थे जेह्ड़े लोग हैं उन्हां ते जिल्ले तुसी वेलकम आखते हो उन्हां दा वेलकम आखने दा अंदाज जेह्ड़ा होंदा है वो थोड़ा जिहा ज़्यादा वक्त किंदा है कि मतलब तुसी सोच बे पै जंदे हुण मैं बोलां कि ना बोलां जवाब भी दसां कि ना दसां ते वेट करना पैंदा है मतलब उन्हां दा आखने दा अंदाज होंदा है जी अस्सलाम वालेकुम केह् हाल है जी तुसी ठीक हो बल हो तकड़े हो खुश हो राज़ी हो मतलब ये सारे अल्फाज बोलने तो बाद अगला फिर तां जवाब देंदा है ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ बड़ा अट्रैक्टिव ਤੇ खूबसूरत है ये हमारा कल्चर है ठीक है और ये ऐसा यूनिक कल्चर है और ऐसा प्यारा कल्चर है कि जो कभी मैं समझता हूँ कि ख़त्म नहीं होना चाहिए एक जनरेशन से दूसरी नस्ल तक ये ट्रांसफ़र होना चाहिए ना और एक चीज़ है जिसका मैं आज तक जवाब नहीं ढूंढ पाया और वो ये है कि जब हम अपने घर में जब हमारे पास कोई गेस्ट आते हैं बैठते हैं हाँ जी क्या हाल है खैर खैरियत ठीक ठाक वो कहते हैं ठीक फिर एक शायद आपकी तरफ भी ये क्वेश्चन किया जाता होगा और सुनाओ बिल्कुल वो सुना के फिर अच्छा जी और सुनाओ मतलब बातें वो होते हैं कुछ लोग गप्पी से होते हैं बातचीत उनकी बड़ी बढ़ जाती है तो वो फिर कुछ होते हैं किसी के पास बात नहीं होती तो फिर उसके पास एक ही जुमला होता है और सुनाओ चलो और सुनाओ से हम फिर चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बिल्कुल और सुनाओ अच्छा कलर्स ऑफ केपी के हम जब बात कर रहे हैं ना उसमें हम ऑब्वियसली जब ट्रैवल करते हैं तो डिफरेंट सिर्फ केपीके में जो इलाके हैं तो हर इलाके पे प्रॉपर केटू ने काम किया हर इलाके को प्रॉपर हाईलाइट किया गया कि जी इस इलाके की पहचान उन लोगों को बुलाया गया तो आज जो प्रोग्राम बीच में शामिल किया गया है जो अभी हम दिखाएंगे झलकियाँ वो भी कलर ऑफ केपीके से ही है और उसमें ये है कि हम थोड़ा सा बन्नू को की नुमाइंदगी करवा रहे हैं ठीक है बन्नू केपीके का एक बड़ा ज़बरदस्त इलाका है सिटी है और इसके साथ साथ डीआई खान भी बीच में मौजूद है डीआई खान जाहिर है डीआई खान नहीं होगा आप होंगे तो डीआई खान नहीं होगा तो उसमें अली ताहिर बन्नू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं भी आप बीच में मौजूद हूँ नज़र आ रहे हैं हाँ मैं भी नज़र आ रहा हूँ तो मैंने डीआई खान के हवाले से कुछ बात की है तो ये चल के झलकी भी देखते हैं और मेरे ख्याल में इसमें हमने एक गाना भी गाया था सराय बिल्कुल उस गाने के मुतालिक क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा जी केटू चैनल की स्क्रीन पे भी ये मुदस्सिर ने गाया था बड़ा खूबसूरत सा गाना है सराय की ज़बान में और इस प्रोग्राम में पहले आप चल के प्रोग्राम की झलकियाँ देखें गाना सुने फिर वापस आएंगे फिर हम मुदस्सिर से इस हवाले से भी बात करेंगे वेलकम बैक जी एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको कलर्स ऑफ केपी में और जैसे मैंने बताया था ब्रेक से पहले कि हमारे और दोस्त हमारे साथ आज मौजूद होंगे गपशप होगी उनसे लेकिन ये जो दोस्त हैं इनका ताल्लुक भी केपीके से है और केपीके के वो खूबसूरत इलाके वो शहर जिनके बारे में आप जानते भी हैं और अगर नहीं जानते तो हम हैं ना हम किस मर्ज़ का इलाज है उनसे पूछेंगे जो मुझे नहीं पता होगा उन दोस्तों का इंट्रोडक्शन करवाएंगे मज़ीद वक्त को ज़ाया किए बगैर बन्नू से उनका ताल्लुक़ और पश्तो इतनी कमाल उर्दू इतनी कमाल पंजाबी भी इतनी अच्छी बोलते हैं अंग्रेज़ी भी बड़ी अच्छी बोलते हैं उनको ओवरऑल देखें तो वो लगते हैं आपको किसी दूसरे मुल्क के कोई हीरो हैं लगते नहीं कि पाकिस्तानी है थोड़े थोड़े अरसे के बाद उनके इतने खूबसूरत गेटअप्स चेंज होते हैं और ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं उन पर सूट्स करता है और अली खान हमारे साथ मौजूद है हमारे अच्छे कुलीग हमारे दोस्त उनको वेलकम करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम यहाँ पे किसी को बिठा दे ताकि वो चक काट ले ये सारी तारीफ मेरे हवाले से थी ये सारी तारीफें आपके लिए थी और सब सच बातें थी थैंक यू जी आप नवाजिश और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मतलब ये ज़रा नवाजी आपकी नहीं वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला नवाजने वाला होता है और आप बिल्कुल भी ज़रा नहीं है माशाल्लाह आपने इतनी मेहनत की और आपकी शख्सियत के वो डायमेंशंस जिसको खैबर ने भी और केटू ने भी लोगों तक पहुंचाया उसका भी कमाल है और आपका अपना भी उसमें बहुत बड़ा कमाल मौजूद है थैंक यू सो मच अर्ली मॉर्निंग आपको डिस्टर्ब किया क्योंकि ये काम नहीं है आपका सुबह उठना
ऐसा डिस्टर्ब करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, हम बार बार आपको डिस्टर्ब करेंगे। एनीवे जी, हमारे दूसरे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं और आप उनको स्क्रीन पर भी देखते हैं जैसे कि आप हमें देखते हैं, और सिंगिंग भी करते हैं। वैसे आम जिंदगी में मिलते हैं तो कम कम बोलते हैं, पता नहीं उनका बोलने का बिल आता है या क्या चक्कर है, लेकिन आज ये भी पूछेंगे। उनका ताल्लुक जी DI खान से है, खूबसूरत मीठी ज़ुबानों का और डायलेक्ट का शहर है। और जैसे मैंने बताया कि DI खान के बारे में अगर कुछ बातें आपके जहन में, कुछ सवालात आपके जहन में, हमारे दोस्तों से आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मुदस्सर अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजमीन कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, एक तो मैं इतना कम नहीं बोलता जितना आप कह रही हैं। या मेरा एक्सपीरियंस शायद ऐसा हुआ होगा। नहीं, मेरे जितने भी ऑफिस के कलीग्स हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, वो तौबा करते हैं कि यार खुदा के लिए चुप हो जाए। चुप हो जाए। कैसे हो मुदस्सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल फिट फाट। और हमारे साथ जी नायला तो पहले से ही मौजूद हैं, और ये कलर जो है वो चित्राल का है, सबसे ज्यादा खिल के आ रहा है। देखो जरा, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। कलर्स बने ही खवातीन के लिए, आप क्या बात करें। फातिमा, आपको भी फिश मिलेगी, थोड़ा सा खुश हो जाओ। मैं खुश हूँ। खुश है? इनको भी फ्लू है, लेकिन मेरे फ्लू में और उनके फ्लू में कितना फर्क है। जमीन आसमान का। अब फ्लो में भी फर्क हुआ करता है। और क्या, फ्लू में फर्क होता है ना। एक फ्लू होता है जिसके साथ चेयर होके आप बात करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद कावा पीते हैं। एक फ्लू होता है थोड़ा सा, तो मैं चाहती हूँ कि आप फ्रेश मूड में, आपके वाला फ्लो मुझे हो जाए। यस, ये आप समझ गई, समझ गई। फ्लू को एक्सचेंज करना अगर बंद हो जाए तो एक बात मैं कर लूं थोड़ी सी। फ्लू पे डिबेट अगर खत्म हो जाए, मतलब इतना फ्लू हो रहा है, ये फ्लू लू की तरह फैल ना जाए कहीं। नहीं, अल्लाह ना करे। हमारे मेहमान बैठे, मुझे बताएं अली, आज एक नई बात के जी बन्नू के हवाले से मुझे बताएं, जो अली खान बन्नू से ताल्लुक़ रखता है, अपने इलाके के बारे में बताएं और बन्नू की खूबसूरतियों के बारे में बताएं। बन्नू की खूबसूरती 2-4 अल्फाज में इस तरह से है कि संगलाख चट्टानों का इलाका है। जब आप ट्रैवल करते हैं और बन्नू की तरफ एंटर करते हैं तो बिल्कुल संगलाख चट्टान है, खुश्क। और वहाँ पे रास्ते में जाते हुए, जैसे अब जिस इलाके में जो खुश्क पहाड़ जो होते हैं, तो एक इलाका है सुरडाग का। अच्छा। जहाँ पे घर हैं या पहाड़ हैं या जो भी वो है, वो सुर्ख हैं। हाँ, लाल मिट्टी के बने, लाल मिट्टी के बने, क्योंकि वहाँ के पहाड़ भी लाल हैं। उसको सुर पश्तो में सुर्ख रंग को कहते हैं। और इतना प्यारा टेक्सचर है, जैसे आपको लगेगा आप टेक्सास में फिर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों का जो टेक्सचर है। और जो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि सुर्ख पहाड़ों के बीच में एक एरिया आता है जहाँ पे सफ़ेद पहाड़ है नमक के। तो वो सुर्ख पहाड़ों के बीच में सफ़ेद पहाड़, वो एक कुदरत का एक नज़ारा है जो आप इंजॉय करते हैं। बाकी बन्नू के लोग बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत सादे लोग हैं। लेकिन अगर आप पेशावर यूनिवर्सिटी में देखें तो किसी भी डिपार्टमेंट को, अगर ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट देखें, बॉटनी देखें, तो उसको बनसियोलॉजी डिपार्टमेंट कहा जाता है। क्योंकि ज़्यादातर वहाँ के जो लोग हैं ज़ूलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में अगर टॉप करते हैं तो या तो बन्नू का लड़का करता है, या लकी मरवत का, या वजीरिस्तान का। तो वहाँ के लोग अगर एजुकेशन की तरफ आते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। ज़बरदस्त। दूसरा, खाने पीने में जो वहाँ पे एक मशहूर सोहन हलवा है जिसको डियाना हलवा कहते हैं, लेडी डियाना के नाम से वो मशहूर है। और उसके वो पैकेट पे डियाना की तस्वीर भी है। वजह जब वो आई थी उस वक्त से, तो इसका कुछ ताल्लुक नहीं वो तो आई नहीं थी ना मेरे ख्याल में। बन्नू कब आई थी? मुझे तो नहीं, पाकिस्तान तो आई थी। पाकिस्तान तो वो मुझे, लेकिन उसमें जो वो सोहन हलवा बनाता है उसको लेडी डियाना बहुत अच्छी लगती थी। हर एक डब्बे पे तस्वीर, और इतना सादा लो बंदा है, जब उसकी डेथ हुई तो उसने 10-12 देगे चढ़ाई बन्नू में और बांटी उस बंदे। इतने प्यार करने वाले लोग अब आपको कहाँ मिलेंगे? दूसरा, बन्नू का सालन का मसाला जो है बहुत मशहूर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। कीड़िया जो है बहुत मशहूर है बन्नू की। और पेंडा जो है वो बहुत मशहूर है। एक रोटी बनती है जो आधे ड्रम को काट के उस पर बनाई जाती है, और वो तकरीबन इस साइज की रोटी होती है। इससे भी बड़ी होती है? वो फिर मैंने नहीं देखी। मैंने देखी। बेशक आप ओढ़ ले या खा ले। यकीन करें कि वो YouTube पे एक वो बन्नू की ही एक वीडियो है, और वो बंदा रोटी बना रहा है, जब वो रोटी को घुमाता है वो पीछे छुप गया उसके। Exactly. और वो फिर उस ड्रम के ऊपर डालता है और वो सेकंड्स में बनती है। सेकंड्स में बहुत पतली होती है। और वो फिर एक बड़ी सी परात में वो सालन और देसी मुर्गा और आलू का शोरबा। ख्वाब हो गई ये बातें, वाकई ख्वाब हो गई है। यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है फातिमा, हमें देसी मुर्गों का वो सालन और पेंडा हमने करना है, और सारे इधर इकट्ठे होकर बैठ के खाएं। उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? 10-15 बल्कि जितने थाल के गिर्द आ सकते हैं इस तरह करके बैठे होते हैं। सीधा बंदा नहीं बैठ सकता, सिर्फ एक हाथ पहुंचे, और वो सारे इकट्ठे होकर फिर आप जब खाते हैं उसका मजा ही कुछ और होता है। अब तो ये रिवाज आ गया ना, अपनी अपनी प्लेटें ली, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया। तो ये
खाने की अपनी खूबसूरती है, इकट्ठे और पेंडा कहते हैं इसे जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठे हों उस ग्रुप को। एक और बड़ी अच्छी रिवायत है, मैं जब ईद पे जाता था गाँव तो सुबह 6 बजे जगा देते कि उठो उठो। किस लिए? नमाज से पहले कहते जी वो वृजो घोड़ी बताओ, मतलब चावल और देसी घी। तो जितने भी मतलब उस एरिया में लोग हैं, हर एक बंदे ने अपने घर में सफ़ेद चावल और देसी घी रखा होता है। और मोहल्ले के जितने भी बड़े हैं या छोटे बच्चे हैं, 20, 25, 30 लोग एक एक घर में जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं। ये बाकायदा रिवायत ईद के दिन, ये रिवायत ये बाकायदा ये वहाँ पे होता है। और आगे आते हैं जी DI खान की जाने। तो वही जो सवाल आपसे भी एक तो जो DI खान है वो दरियाए सिंध के किनारे आबाद है, और दूसरा का है, और दूसरा यहाँ हमारे पास हमारी बाई तरफ आबाद है। इससे कहा ना कि एक जो DI खान है, एक है इनका भाई, एक है डेरा इस्माइल खान, एक इस्माइल खान का डेरा, हाँ जी। और एक है डेरा गाजी खान, जी जी जी, गाजी खान का डेरा। अच्छा, ये इनके पुराने नाम बल्कि अभी भी यही चल रहे हैं। और दरियाए सिंध के किनारे जो ये DI खान का सारा एरिया आबाद है, लोग यहाँ पे आबाद हैं, और हिस्टोरिकल सिटी है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, पख्तून कम्युनिटी है, सराइकी हैं, और वो माइग्रेट करके, जो इंडिया से माइग्रेट करके लोग आए थे, प्योर उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं वो कम्युनिटी है। और कल्चरल सिटी है, अभी तक वहाँ पे बहुत सारी, अगर मैं जब भी जाता हूँ तो लगता है कि मैं एक कल्चरल सिटी में हूँ। कल्चरल सिटी में आ गए, हाँ, बिल्कुल सही। और वही दिन जो होता है वो उसके 3 पहर होते हैं। हाँ, और पता चलता है कि एक सुबह दिन टाइम से उठ जाओ ना, शाम नहीं होने में आती। वहाँ पे अगर कोई 7 बजे सुबह उठे सर्दियों में या गर्मियों में, तो वो कहते हैं कि जी दोपहर के टाइम उठता है ये। और साथ में जो बुजुर्ग होते हैं घर के, वो कहते हैं, एक बड़ी एक एग्जांपल वो देते हैं, कहावत कहते हैं कि जी बख्त सोने नहीं देता, बदबख्ती जो है ना वो उठने नहीं देती। क्या खूबसूरत बात है वाकई। तो ये बख्त सोने क्यों नहीं देता, क्यों तंग करता है वक्त का वीजा लगवाओ, बाहर भेजो इसको। लोग आराम से सोए। तो अक्सर घरों में यही चीज़ें होती हैं कि अपने बच्चों को जो वालिदैन हैं वो यही कहते हैं कि जी जल्दी उठा करो। अच्छा, फिर सुबह 6 बजे उठते हैं, और 7 बजे हर घर में अमूमन नाश्ता कर लिया जाता है। बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद जिसने जो काम करना होता है वो करते हैं, और फिर 1 बजे फिर लंच करते हैं। उसके बाद घंटे 2 घंटे के लिए सोना मस्ट होता है कि जी चलो रेस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर दूसरा पहर शुरू हो जाता है, फिर दोबारा से तैयार शायर हो के अपने फ्रेंड्स के पास जाना, और फिर उसके बाद शाम की नमाज। कारोबारी जिंदगी किस किस्म का है मुदस्सर वहाँ पर? लोग ज्यादातर किस फील्ड्स में ज्यादा हैं? तिजारत, कारोबार? 50-50% है। अच्छा, हाँ, बिजनेस वाले भी वहाँ पे, बिजनेसमैन काफ़ी ज़्यादा हैं। एक ये कमाल है वहाँ के सब लोगों की आवाज़ें बड़ी खूबसूरत होती हैं। अली, आप इस बात से इत्तेफाक करोगे कि हर तीसरा शख्स जो है उसको अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा? वो असल में ना, जिस अभी बात हो रही थी मिट्टी की, तो ये जितनी सराइकी की मिट्टी है उसमें उनकी जो वॉइस है वो शायद वही असर हो। क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जी ये मिट्टी का असर ज़रूर होता है उस लोगों के ऊपर, जिस मिट्टी के होंगे। अब फॉर एग्जांपल कोई पहाड़ी जो लोग होते हैं उनके लहजे में थोड़ी सी करख्तगी आती है, और जो मैदानी एरियाज होते हैं वो लहजे में होती है, अंदर नहीं पाई जाती। वो सिर्फ लफाजी की हद तक होती है, कोकोनट की तरह। हाँ, हम ऊपर से सख्त होते हैं, अंदर से नरम होते हैं। इस किस्म का कौन सा वो फल होता है? अक्सर लोग उसकी मिसाल देते हैं, कोकोनट। देखो जी, अच्छा, कोकोनट। आप हर प्रोग्राम में मेरे साथ सपोर्ट में बैठा करें। अच्छा, अनानास की बात कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, पता चल गया, हम तो DI खान तो आए। लेकिन हमने गाना सुन ली जी, जिस काम के लिए आपको बुलाया तो वो काम करो। अच्छा, DI खान के लिए नहीं था। लेकिन ये बात करेंगे कि मुदस्सर की माशाल्लाह से बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। और आपको कब पता चला आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है? जब उन्होंने पहली बार आवाज लगाई थी, पता है कौन सी? गरवांडे, जब ये आवाज पहली बार लगाई थी। वो ऐसा था कि यहाँ पे ना एक हम प्रोग्राम कर रहे थे झूमर के नाम से। अच्छा। तो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक करने के लिए मैं एक स्टूडियो में गया। हाँ। तो वहाँ पे एक धुन प्ले की गई, तो उस पे ना मैं तो म्यूजिक प्ले वो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए गया हुआ था। तो वहाँ पे ही वो गाना बन गया। जब एक गाना बन गया तो मैं खुद हैरान, मैंने कहा यार ये मैंने गाया। अच्छा, खुद भी पता नहीं लगा? लेकिन ये था कि मुझे म्यूजिक का शौक था। मैं पियानो थोड़ा बहुत प्ले कर लेता हूँ, फ्लूट थोड़ी बहुत प्ले कर लेता हूँ, गिटार हल्का फुल्का। पीछे की रह गया।
पधरते बहकर दिल लुटवई हम वे ई सांगे इत आई हम वे ई सांगे इत आई हम वे चिटड़े पधरते बहकर दिल लुटवई हम वे ई सांगे इत आई हम वे ई सांगे इत आई हम वे मेरा दिल जानी जिंद जान करा कुर्बानी मेरा दिल जानी मेरा दिल जानी जिंद जान करा कुर्बानी गल पई हम इश्क दी गानी ते कुर खड़ गई हम वे ई सांगे इत आई हम वे ई सांगे इत आई हम वे चिटड़ पधरते बहकर दिल लुटवई हम वे ई सांगे इत आई हम वे ई सांगे इत आई हम वे मेरा दिलदारा मैंने सेंगिया दा सिरदारा मेरा दिलदारा मेरा दिलदारा मैंने सेंगिया दा सिरदारा दिल लुटता खिदई जग सारा ते मैं तपरई हम वे ई सांगे इत आई हम वे ई सांगे इत आई हम वे चिटड़ पधरते बहकर दिल लुटवई हम वे ई सांगे इत आई हम वे ई सांगे इत आई हम वे उठ पुट गईया कूंजा मैन कहंदा दरवज ढूंढा उठ पुट गईया कूंजा उठ पुट गईया कूंजा मैन कहंदा दरवज ढूंढा मेरा अल्लाह ने बेसी मुझा ते सुंजड़ी रही हम वे ई सांगे इत आई हम वे ई सांगे इत आई हम वे चिटड़ पधरते बहकर दिल लुटवई हम वे ई सांगे इत आई हम वे ई सांगे इत आई हम वे ई सांगे इत आई हम वे जी नाजरीन, आपने प्रोग्राम की झलकियाँ देखी और खूबसूरत सा गाना, गपशप तो थी ही बड़ी प्यारी, लेकिन साथ जो गाना ऐड किया गया था बिल्कुल मुदस्सिर बड़ा खूबसूरत आपने गाया। मैंने पहले भी सुना हुआ है और मैं अक्सर जब भी इस गाने को सुनती हूँ तो मुझे समझ थोड़ी बहुत आती है इस गाने के जो अल्फाज हैं। ज़ाहिर सराइकी का है तो बड़े आप जिस तरह पहले बात कर रहे थे ठेठ सराइकी, तो उसमें आई थिंक यही अल्फाज इस्तेमाल हुए ठेठ सराइकी के। अच्छा, ऐसा अक्सर मुझे काफ़ी फ्रेंड्स पूछते रहते हैं ना कि यार इसका मतलब क्या है ना, ई सांगे विच आई हम वे ना। तो असल में ये एक पुराना फोक है पाकिस्तान का, सराइकी का। तो ये एक सहरा को की सहराई गीत है ना। अच्छा। तो इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो लाइंस इस्तेमाल किए हैं, नो डाउट कि वो प्योर सराइकी के वर्ड्स हैं।
उसमें थोड़े से मुश्किल भी हैं, इवन के सराइकी लोग भी इसको थोड़ा सा कम ही समझते हैं। अच्छा। वो है ना इसमें चिट्टड़े पदरते बैकर दिल लुटवई हम वे, ठीक है, उसको वो रेत का टीला जो है ना उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि रेत के टीले पे बैठ के मैंने दिल लुटवाया था। अच्छा। ई सांगे इत आई हम वे। हाँ। तो यहाँ पे मैं इस वजह से आई हूँ कि ये वो मकाम है जहाँ पे मैंने अपना दिल लुटवाया था। वाह जी वाह। ये इसकी जो बेसिक जो लाइन है वो ये है। इसको वो दो भाई थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इनको गाया। अच्छा। मस्ताना उनके नाम के साथ था और मुझे एग्जैक्टली उनका नाम प्रॉपर नहीं है। वो दो भाई थे, बड़ा खूबसूरत अंदाज में गाए। मैंने तो खैर उनके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं था। अच्छा। लेकिन ये है कि कोशिश की थी कि हम अपना फोक जो है ना उसको दोबारा रीडू करके देखते हैं कि हमारे जो नए जो लोग हैं, नए हमारे यंगस्टर्स जो हैं, उनमें हम लेके जाएं कि वो कैसा उनको लगता है ये नहीं, बहुत अच्छी कोशिश थी और बहुत खूबसूरती से आपने इसे गाया था। तो मैं खुद अक्सर सुनती हूँ, हालांकि मुझे अल्फाज की समझ नहीं आती, लेकिन वो म्यूज़िक और अल्फाज इतने अच्छे हैं, इतने अट्रैक्ट करते हैं बंदे को कि मतलब एक सुकून सा मिलता है सुन के। तो बड़े अच्छी आपकी कोशिश थी, तो इस कोशिश को आप जारी रखिए, इसको आपने रोकना नहीं है। अच्छा। हाँ जी, ताकि आपकी, क्योंकि हम जहाँ बात करते हैं K2 चैनल की, तो देखिए हमारी जितनी भी ज़बानें हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो यंग जनरेशन है, ख़ास कर हमने जब भी अपने किसी प्रोग्राम में अक्सर ऐसे होता था कि जब हमारे यंगस्टर्स आते थे तो हम उनसे जब बात करते थे अपनी ज़बान में, या हिंदको का प्रोग्राम है, या आपको भी इत्तेफाक हुआ होगा सराइकी का, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाते थे इन चीज़ों से। हाँ, लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब उनको पता चला है कि वाकई जी हमारी ज़बान है और हमें इस पर फ़ख्र करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, अब ना नौशीन KPK की तरफ हम अभी गए, तो अब हम अपना रुख हम चित्राल की तरफ भी गए, हमने KPK के बन्नू DI खान का भी जिक्र कर लिया। अब थोड़ा सा चलते हैं एबटाबाद की तरफ। हर कदे आओ, ठीक है। और हर कदे आओ जो के हवाले से हम बात ये करेंगे कि उसमें मॉर्निंग शो, हम अगर उसकी पेटी खोलें, उसके अंदर जो एबटाबाद में एक शो रखा हुआ था जिसमें आपने होस्ट किया था, आपके साथ को होस्ट थी सदफ। बिल्कुल जी, सदफ हमारी बहुत अच्छी होस्ट थी, वो कुकिंग भी करती थी प्रोग्राम में और बहुत अच्छी होस्ट थी। अच्छा, आप लोगों ने उसमें पता है जो आज हम एपिसोड दिखाने वाले हैं, जो आज झलकियाँ दिखाने वाले हैं, उसमें सबसे स्पेशल चीज़ क्या थी? अब दिमाग के ऊपर गमला रखना पड़ेगा आपको। देखिए, इतने ज़्यादा शोज़ किए हैं कि आप किसी एक का पूछें, कोई मुझे उसकी वो दें, आप कोई ऐसी क्यों दें कि ताकि मैं आपको बता सकूं कौन सा शो। उसमें अगर हम ये बात करें कि वो एक मेहमान थी जिनका आपके साथ बहुत अच्छा एक पुराना एक ताल्लुक था, और बड़ा एक उस्ताद और शागिर्द का जिस तरह एक ताल्लुक होता है इससे बढ़ के मैं क्या बताऊँ आपको। उस्ताद और शागिर्द, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद आ रहा है कि मेरी टीचर थी, वो हमारे प्रोग्राम में आई थी, मेरी फेवरेट टीचर थी। नौशीन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शुक्र है मेरे को पता नहीं, और क्योंकि टीचर जहाँ पे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो वाकई वो मेरे लिए भी बड़ा एक अहम शो था, और मैंने काफ़ी अरसे के बाद अपनी टीचर को देखा था। तो अब जो आपकी फेवरेट टीचर हो इतने अरसे बाद आपको मिले तो क्या फीलिंग्स होंगी आपकी। चल के तो नाज़रीन को दिखाते हैं ना, हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे एबटाबाद का वो ज़बरदस्त सा शो जिसमें काफ़ी गपशप भी हुई एजुकेशन के हवाले से भी, और जहाँ टीचर्स की बात करते हैं हम बिल्कुल जी उनका एक रुतबा होता है। इस प्रोग्राम में आपको कुछ बातें सुनने को मिलेंगी, आप यकीनन उनसे कुछ सीखेंगे भी। और आइए चल के देखते हैं झलकियां, फिर वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मतलब आज दे ਜਿਹੜੇ मेहमान हैं बड़े ज़बरदस्त हैं जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ नशीन में ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ मेरे को अल्फाज नहीं कि मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ कितनी तारीफ करा, और इतनी ज़बरदस्त और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, और हज़ारे दियां बेटियां, बिल्कुल हज़ारे दियां मावां। हाँ जी, और अगर मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ दसती जो सा तो वाकई ਉਹਨਾਂ ਦੀ एक प्रोफाइल है और एक ਉਹਨਾਂ टाइम लाए दा जी एजुकेशन दी डिपार्टमेंट ਵਿੱਚ। ਤੇ मैं जल्दी ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੁਲਸਾ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ प्रोफाइल डिस्कस करसा ਉਹਨਾਂ ਦੀ। जी असां नाल जी मिस
ਮਿਸ ਇਫਤ ਨਸਨਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ MA ਅਰਬਿਕ ਕੀਤੇ ਦਾ MA ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ B.Ed ਕੀਤੇ ਦਾ M.Ed ਕੀਤੇ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PhD ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਦਾ ਨਾਲ ਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੌ ਉਹਨਾਂ ਆਖਸਾਂ ਜੀ ਹਰ ਕਦੇ ਆਓ अस्सलाम वालेकुम जी हर कदे आओ अस्सलाम वालेकुम हर कदे आओ और नाज़रीन इथे मैं दस्ती चला कि मेरी मोस्ट फेवरेट टीचर रहे ने और मैंने तो अरेबिक पढ़ी है और मैं आज बड़ी खुशी होती है और बहुत अच्छा प्यार लगता है कि आज खैर मेरी इतनी आते ना कि स्टूडेंट और जो टीचर्स होंगे उन्होंने दरमियान एक एहतराम का रिश्ता होता है तो मतलब मैं आज उन्होंने सामने बैठी थी तो थोड़ा जिहा मैं झिझक भी फील होती है कि मैं आज उन्होंने गल करनी है इस प्रोग्राम में काफ़ी टाइम बाद मतलब अज मैं इन्होंने आमने सामने ते खैर जी ना मैं भी हर कदे आखनी बल्कि अस पूरी टीम पूरा जितने भी असां दे चैनल के मैंबर्स हैं उन्होंने सारे की तरफों जोड़े असां दे मेहमान हैं ते असीं उन्हें हर कदे आखने ते बहुत खुशी हुई कि तुसीं आए हो। बहुत शुक्रिया समा मिस काबिल सन जब मौका देते बुलाया और मां बहुत ज़्यादा खुद भी खुशी होती है जिस वक्त अपने स्टूडेंट अच्छी स्टूडेंट और उस्ताद का वाहिद रिश्ता है जिहड़ा कि बुखल नहीं इस विच एवें भैन भरा या कोई भी असां दे माशरे विच थोड़ा जिहा भी अगे किसी जुलदा दिखदे ना वो नहीं पसंद करते उसे जेलसी आ जाती है लेकिन ये वाहिद रिश्ता है जिस स्टूडेंट उस्ताद जिस वक्त अपने उच्ची सीट ते भी देखता है मुकाम ते देखता है तो वो बहुत ज़्यादा फख्र महसूस होता है उसकी कामयाबी वो अपनी कामयाबी महसूस बिल्कुल जी एक स्टूडेंट आस्ते एक टीचर जेड़ा हमेशा ऊंचे उस ते होंदा है चाहे वो जितना भी ऊंचा हो जोड़े जितनी भी ऊंची जगह ते होवे लेकिन उस हस्ते जो उस्ताद है उसके मुकाबले में बहुत ऊंचा है ते बहुत खुशी हुई है जी। खैर आसदी दूसरे मेहमान भी हैं और जल्दी ना दूसरे मेहमान दर भी जो साना भी वेलकम आसा और उन्हां दे बारे में दस जुना जी ओ एक टीचर हैं उन्हां दा भी ताल्लुक जिहड़ा है जी ओ एजुकेशन नाल है जी और जल्दी नाल उन्होंने जुन्ने उन्हें वेलकम आसा और हर कदे आसा जी अस्सलाम वालेकुम मिस फरत तारा आसा नाल जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी हर कदे आओ जी मिस फरत आरा मतलब किसी तारुफ के मोहताज नहीं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगर उन्हें इन्हें इस वेले इतने देखते हैं तो मेरे ख्याल में इस गला मन सन कि चाहे वो PT होवे चाहे मार्च पास्ट होवे चाहे फिर मुकाबला होवे नातखानी का मुकाबला होवे इन्हें अपने स्टूडेंट्स मतलब ये जी तरबियत दी है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म से गए तो कामयाबी उन्हें ज़रूर हासिल की है तो इस बीच भी इन्हें क्रेडिट जुलता है कि जिस तरह मिस इफत गल की है कि एक उस्ताद और टीचर ना एक स्टूडेंट जड़ा है और टीचर जड़ा है उसके दरमियान कोई बुखल नहीं होता तो बहुत मुखलिसी नाल इन्हें अपने जी जिम्मेदारी इन्हें ते है वो इन्हें निभाई है तो बहुत खुशी हुई जी तुसी आए हो और अज अस इस प्लेटफॉर्म पर बैठे और काफ़ी सारी गलत शला हो सन लेकिन इस तो पहले तो तुसी सिर्फ मतलब टीचर और स्टूडेंट्स जेडे तुसा सैंड इन उन्हें मतलब इतना ही पता हो कि फलान टीचर होना और इन्हां दी थोड़ी जी फितरत नेचर जुड़ी होंदी है साडी स्कूल दे अंदर एक इन्वायरमेंट होंदा है उस बिच सिर्फ उस हद तक तुसा सैंड इन लेकिन अज इत्थे बह के उस तुसा दे बारे में जान सुन कि तुसी तुसी अपनी जिंदगी जिहड़ी है वो किस तरह गुजरी है कितने तजर्बात हासिल कीते किस तरह किस स्टेज तो तुसी गुजरे हो और अज इस मुकाम ते पहुंचे हो काफ़ी सारे लोग जोड़े ने स्टूडेंट्स जोड़े ज़ाहिर रोल मॉडल होंदा है टीचर अपने स्टूडेंट्स वास्ते ते बिल्कुल जी तैयार हो जलो अज असी इन्हां कोलों ज़बरदस्त इंटरव्यू कर सा गल्लां बातां कर सा खैर मैं सिफत की गल करा तो मतलब बहुत नाइस और शफीक टीचर जिस कहते हो कि मतलब अपने जब मैं इन्हों की स्टूडेंट ही हाँ तो यकीन मानो मैं मेरे ख्याल में पहले भी दसो प्रोग्राम तो कि मैं हर वेले इन्हें इस तरह देखती रहनी होनी मतलब इतने नाजुक जो होंगे और इतने खूबसूरत लगते होंगे कि असं काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना बस सिर्फ देखते ही होने जिले पढ़ाते होंगे असं तो बच्चे पढ़ाई तो घट होंगी मतलब इन्हें ही देखते रहते होंगे पढ़ते नहीं होंगे ना पढ़ते नहीं होने लेकिन जिले थोड़ा जिहा सख्त फिर उस वेले खैर सख्ती तो ऐसा कदे इन्हें दी उस तरह देखी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत होंगे कि स्टूडेंट और जो टीचर्स होंगे उन्होंने दरमियान थोड़ी सी सख्ती भी होनी चाहिए वरना जो स्टूडेंट होंगे मेरे नाल फिर इस तरह देखते ही रहते खैर मिस सिफत सारे तो पहले असा ये दसो कि एजुकेशन किथे किथे की थी और एजुकेशन आले पासेदारी तुसा मतलब शोभा भी संभड़ाया टीचिंग और किस तरह शौक होया तुसा मैं इस डिपार्टमेंट FA बेस पे आई हूँ जी और उसके बाद मैं अपनी तालीम जारी रखी फिर मैं MA अरेबिक पंजाब यूनिवर्सिटी तो अच्छी डिवीजन फर्स्ट डिवीजन में
उस तो बाद मैं जॉब विच आ गई हैं एज अरेबिक टीचर जी जी लेकिन FABS ਦੀ कोताही वो भी एक मेरी ज़िंदगी च ज़रा इत्तेफाक ज़्यादा और इत्तेफाक यानी बार बार जो इत्तेफाक होंगे ना असी इत्तेफाक ना आते वो अल्लाह की तरफों पहले तयशुदा चीज़ होंदी और उस विच बस मेरी पहली अपॉइंटमेंट हुई इसराइल अहमद खान और वो एक ज़्यादा लंबी मतलब एक गुफ्तगू मौजूद सी और तुसां दा प्रोग्राम दा टाइम जो है ना जी थोड़ा शार्ट है इस वास्ते उस तो बाद फिर मैं मास्टर करने तो बाद मैं आई हाँ रिजल्ट मेरा बाद विच आउट होया और इधर नंबर 2 स्कूल विच जी और उस तो बाद एक सीट थे पूरे सूबे च एक सीट थे लास्ट डेट ही और मैडम शिराज अल्लाह उन्हें खुश रहे उन्हें इतला की और उन्हें मेरे नाले हेल्प की जे असां कोल ऐड भी नहीं है और लास्ट डेट ही फॉर्म जमा करवानी पब्लिक सर्विस कमीशन दी ते एक ही फॉर्म जो बैंक च आया वो भी सड़े आ मैं चलो इस नाल काम चलाने उधर उसा फेल करके बहरहाल असां जलाल बाबा टोरियम दी जिहड़ी वे पब्लिक लाइब्रेरी है उस अखबार ऐड किया सारा कार्रवाई हुई और उस अमूमन जो होंगे जे सीटां ज़्यादा होंदियां और लोग जिन कम होंगे इस वास्ते अमूमन टेस्ट नहीं होंगे और इंटरव्यू बेस थे लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी ज़िंदगी की सारी जो स्ट्रगल है मैं समझदी हूँ जी चीज़ बहुत मेहनत नाल और बहुत ज़्यादा सही लगन नाल अपनी एफर्ट नाल हासिल की जुले उसका मज़ा ही कुछ और माँ मेरी ज़िंदगी की हर चीज़ जी है माँ इसी तरह हासिल हुई है और अल्लाह ताला दा खास करम रहा मैं किसी काबिल ना इंसान ने ये नहीं आ सकता जे मैं कुछ किया है मेरे को अल्लाह ताला ये काम करवाए ने मैं तुहानू दसदी हां और उस विच पहले रिटन टेस्ट होया रिटन टेस्ट विचों टॉप 10 इंटरव्यू वास्ते सिलेक्ट होए और टॉप 10 विचों टॉप 1 इंटरव्यू विच मैं आई हां वो भी एक थोड़ी जी मुख्तसर इस तरह होवे जे मैं एबटाबाद तो जुलना या पेशावर इंटरव्यू वास्ते लेकिन उधर लेट हो गई हैं और मेरा नंबर शुरू दा आया और मां दसिया गया जी तुसा नंबर गुजर गया हुण तुसी नहीं आ सकते परेशान हो गई है उम्र छोटी ज़्यादा पता नहीं है इस चीज़ का और परेशानी तो हो गई देखो पहली दफ़ा मैं अप्लाई किया और मेरी थोड़ा जी मिनट लेट होने नाल मैं इस तरह बहरहाल फिर मां मेरी परेशानी देख के उत्थे मां किसी आखे तुसी एप्लीकेशन लिख के अंदर भेजो जे गड्डी खराब हो गई तो इस वास्ते मैं लेट हो गई हैं बहरहाल सारा प्रोसीजर किया लेकिन एंड तक जो इंटरव्यू ख़त्म नहीं 9 लोग गुजर नहीं गए मां नहीं दसा गया बुलासा या ना बुलासा बहरहाल जिस वक्त एंड विच मां बुलाया गया उस वक्त तक मुश्किलें इतनी बनी कि आसान हो गई डर ही निकल गया बहरहाल मैं गई हाँ तो पैनल बैठे था बाकायदा अच्छा खासा और उस मेरी क्वेश्चनिंग हुई सारा कुछ जिस वक्त चेयरमैन साहब कुर्सी तो उठ के खल के मां मैं उस वक्त समझ गई हाँ अल्लाह ताला करम कर सके और मैरिट ते एक सीट ते मैं आई हूँ फिर उसके बाद उन्होंने इसी तरह पूछा गया मेरे को चॉइस पूछी गई तुसी डिस्ट्रिक्ट मानसेरा हरीपुर या एबटाबाद जिस जगह ते क्यों जे एक सीट ते मैं मैरिट ते आई हूँ मैं बेहतर समझा कंप्रीहेंसिव स्कूल हायर सेकेंडरी साइड पे क्यों जो मेरे घरे दे करीब है बहरहाल उत्थे मैं गई तो मेरी टीचर है राशिदा साक उत्थे लगी दे मां अच्छा नहीं लग्या मैं अपने उस्ताद की जगह करना मैं रिफ्यूज़ करके मुल्क भरा चली गई हैं वो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की डायरैक्ट सिलेक्टी दी पोस्ट आई हैं उन्होंने तरफों ऑटोमैटिकली कोई जिस तरह का है जिस 75 लोग उन्हें चाहें और ऑटोमैटिकली फिर मेरा इतने कंप्रीहेंसिव महीने बाद हो गया और मैं इधर आ गया तकरीबन इधर मेरे अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा 2004 विच मां इसी तरह इतफाक नाल किसी मेहरबान के जरिए खबर हुई है कि नुमल यूनिवर्सिटी PhD दे है मतलब सिलसिला दाखिला वगैरह टेस्ट वगैरह थे वो भी बस एक इतफाक की कहानी है किस तरह ज़बरदस्ती क्यों जी मेरी PhD की अग में खोल के आज दसदी हाँ जे ना करे वाले
ना कोई बाहर वो असल विच मैं जरा कुछ कमज़ोर जी हाँ अपने बड़ा सब्र वाला बड़ा मेहनती काम में सेहत नहीं इतनी इजाज़त मैं अपने जोर ते गई हाँ बगैर किसी सपोर्ट बगैर किसी उसते और वो भी आखिरी टाइम में उसते सबमिट करने दा फॉर्म और उस फिर बस टेस्ट होया टेस्ट में जिस वेले मैं क्वालीफाई किया कमेटी बैठी एम फिल दा है ना ते कमेटी बैठी तो उथे बस मां अल्लाह दे मेहरबानी नाल अल्लाह दे करम नाल मां डायरेक्ट पीएचडी विच जी रिकमेंड कर सकेगी फिर बहुत अल्लाह ताला दा ये करम रहा जी मेरा तसव्वुफ दे तरफ रुझान है या शुरू तो लेकिन मैं पता नहीं है तसव्वुफ है की चीज़ क्योंकि ना असन स्कूलों में ना घर में कोई इस तरह का नहीं होता है और इस दौरान मेरे जहन में इसी चीज़ ते गई कोर्स वर्क काफ़ी टफ है उत्थे नोबल यूनिवर्सिटी ब्रिगेडियर अल्लाह बख्श खास तौर पे दे उन्होंने ज़्यादातर लोग कट भी रहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का सारा लेकिन अल्लाह ताला करम किया उम्र अल्लाह तय किया कोर्स वर्क दा स्टडी लीव दे विच जेहड़ी मुश्किलात में पेश आईयां मैं पहलियां मैं तो दसा हज़ारा डिवीजन दी मैं लेडीज़ विच पहलियां पीएचडी होल्डर 8वां साल शुरू में मेरा और अपने सूबे विच अपने डिपार्टमेंट विच पहली ठीक और अल्लाह ताला दे करम ना अल्लाह मेरे ते करम किया और जो है टॉपिक मेरा उस हिसाब जो मेरे रस्ते बहुत ज़्यादा मुश्किलात आईयां मेरे रस्ते बहुत ज़्यादा रुकावट आईयां उन्होंने दा अहाता टाइम होया ते मैं दसन उस दौरान जिस वक्त सनैप्सिस का वक्त आया तो डॉक्टर ताउरेमान जी अंडर HEC होया और उन्होंने सख्त किस्म की कंडीशन लाई जी उसको पहले पाकिस्तान जो थराइज है थीसिस लेकिन फिर उन्हें है PhD थीसिस जिन्हें बाहर पाकिस्तान तो बाहर भेजे जो ओके उस वक्त मेरे टॉपिक की सिलेक्शन वास्ते असा जोर दिता गया एक हफ्ते के अंदर सनैप्सिस भेजो सनैप्सिस का मेरा करना चाहते हैं मेरी टॉपिक सिलेक्ट भी नहीं होता है उस वक्त तक और जो टॉपिक तसव्वुफ के वाले में दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वाले में वाकिफ ही मां उन्हीं लेकिन मां अल्लाह ताला हमेशा मेरे ते एक करम खुदा दा रहा है हमेशा मैं किसी भी मसले विच मैं वही हाँ जिमें मैं इस में क्या करना चाहिए बगैर इस्तिखारे की नौबत आयो मेरी अल्लाह मेरी रहनुमाई की और मैं उस बिच भी मैं ख्वाब बिच रमज़ान का महीना है ख्वाब बिच मैं सुबह सहरी तो बाद थोड़ा मतलब नमाज पढ़ने कुरान पढ़ने के बाद मैं तो उस वक्त मैं ख्वाब बिच पाक पतन और उसकी बाकायदा लिखा या और आवाज़ सारा इस तरह का मैं सच्ची नलायकी मेरी यही ना मैं ये नहीं पता है पाक पतन किड़ी जगह अब नलायकी का भी सामने हाँ मैं नहीं पता है अच्छा दूसरे दिन भी इस तरह होया मैं अपने एक अहले इल्म विच भी हैं उन्होंने को मैं इस चीज़ का पता किया तो उन्होंने दसिया जी ये तो बरसगीर पाकवीन की बहुत बड़ी हस्ती है सिलसिला चिश्तिया के 5 लोगों जो बाबा फरीदुद्दीन मसूद खान शक्कर रहमतुल्लाह और 4 जो इंडिया चो थे मैं उस वक्त अल्लाह की तरफ समझ के सिलेक्ट करके था और टॉपिक का उस मैं उसके सनैप्सिस का तैयार करने किया मेरे उस रस्ते रुकावट आई है उससे कोशिश की गई है जे क्यों जे इस वक्त मैं दसा जे असन दे कितने फिरके जी बिल्कुल और कितने लोग ये हैं जो कि इस तसव्वुफ के मुखालिफ हैं। वेलकम बैक नाजरीन और आपने झलकियाँ देखी है एबटाबाद सेंटर से जो प्रोग्राम हुआ था यकीनन आपने एंजॉय किया होगा और मेरी तो वाकई यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई फिर दोबारा से। तो मुदस्सिर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और क्योंकि एक तो आपकी टीचर और बड़ा कितने एक उस टाइम की जो फीलिंग्स होती हैं ना कि जी एक अरसे के बाद आप अपने टीचर से मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बल्कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरे एक दफ़ा ऐसा था कि मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे की कॉल, पता नहीं उन्होंने नंबर कहाँ से लिया, मैं आज भी हैरान हूँ ना। तो उन्होंने मैं शो करता होता था उस टाइम, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि मुदस्सिर, मैं जैसे उनकी आवाज़ थी ना तो आवाज़ से मैंने कही तो बड़ी जानी पहचानी वॉइस है ना,
तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं तो आपका टीचर बोल रहा हूँ ना। मैंने कहा सर क्या हाल है आपके, ठीक है। मेरी इतनी मुझे अच्छा लगा, और मुझे पता है वो क्या कह रहे हैं कि मुदस्सिर मैं आपका शो देख रहा हूँ और मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ कि जी ये मेरा स्टूडेंट है। स्टूडेंट, वाह वाह। अच्छा, ये बड़ी बात होती है कि एक टीचर आपको याद रखता है। स्टूडेंट तो देखें अपने टीचर को याद ही रखता है, लेकिन इतने सारे बच्चों में एजाज की बात थी कि मेरे टीचर ने मुझे अभी तक अगर याद रखा हुआ, तो मैं इस चीज़ को ना रियली मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि क्या फीलिंग्स होती हैं कि जिन टीचर से आप पढ़ते हैं, ठीक है, और वही टीचर स्टूडेंट्स याद रखते हैं मोस्टली, लेकिन कोई टीचर अगर आपको याद रख ले, ये बड़ी बात होती ये बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं सीरियसली काफ़ी टाइम तक सोचता रहा कि इतना मेरे लिए एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट। और वो कह रहे थे कि मेरे बच्चे देख रहे हैं, और मैंने अपने बच्चों को कहा कि ये मेरा स्टूडेंट है। तो वो पहले कहते कि नहीं मान रहे थे। अच्छा, तभी उन्होंने कॉल करके कंफर्म करवाया उनको। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। बिल्कुल जी। खैर यही होती है, यही हम चाहते हैं कि हम जो झलकियाँ आपको दिखा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें कहीं याददाश्त में हैं, आपको वो चीज़ आप दोबारा उस वक्त में पहुंच जाते हैं, उस माहौल में पहुंच जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा वाइंड अप की तरफ। क्योंकि अच्छा, वाइंड अप की तरफ जाने से पहले ना मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी कि कुछ लोग इससे एग्री करें या ना करें। मैं ये कहता हूँ कि अपनी लाइफ में कोई एक ना एक हॉबी अपने लिए ज़रूर रखनी चाहिए। और हॉबी इस वजह से रखनी चाहिए कि अगर किसी की कोई हॉबी नहीं है, किसी का कोई, ये हॉबी ऐसी चीज़ है जो आपके बिजनेस, आपकी जॉब, इनसे बिल्कुल हटके होती है। बिल्कुल, वो आपकी पर्सनल, आपकी एक इंटरनल आपकी एक चीज़ होती है, सेटिस्फेक्शन हो जिससे आपको वो ऐसा काम होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको गार्डनिंग का शौक होता है, मुझे वो भी है, ठीक है, सही। कुछ लोग होते हैं जिनको म्यूजिक का शौक होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो भी है। मैं अगर ये कहूँ ना कि म्यूजिक से रिलेटेड अगर कोई मैं मैसेज देना चाहूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप म्यूजिक का कोई इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो ज़रूर सीखें। इसलिए नहीं सीखें कि आप उससे सोर्स ऑफ इनकम आपकी होगी, हाँ, पैसा कमाने के लिए। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, और पहले तो बड़ा मुश्किल होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीखना, उसकी अलिफ बे सीखना। जब आप अलिफ बे सीख के थोड़ा सा प्ले करने के काबिल हो जाते हैं कि आप कुछ सोचते हैं और वो आपसे प्ले हो जाता है, तो वो जो एक बॉन्ड बनता है आपका उस इंस्ट्रूमेंट के साथ, बिल्कुल एक रिश्ता जब बनता है उसका, तो वो एक बड़ा प्रीशियस होता है, बड़ा कीमती होता है, और वो अनमोल रिश्ता बनता है। वो किसी का मोहताज नहीं होता। बिल्कुल, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी से टाइम लेना पड़ेगा। कोई दोस्त है, हाँ यार मैंने आपसे मिलना है, अच्छा यार मैं आज तो बिजी हूँ, कल आ जाऊँगा। नहीं, मुझे आज मिलना है, तो क्यों ना मेरा एक दोस्त मेरा इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरा जब दिल करे मैं उससे प्ले कर सकता हूँ, मैं उसको अपनी हॉबी और मैं अपना वो दिल की बात उसे कर सकता हूँ। एक इंस्ट्रूमेंट जो है ना, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसको कुछ लोग एग्री नहीं करते, अपनी बात है, लेकिन यह कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, करना चाहिए। बिल्कुल, आपने म्यूज़िक की बात की, जिस तरह आपको ज़ाहिर सी बात है इंटरेस्ट अपना अपना अलग होता है, तो हॉबीज़ होती हैं, मशागिल होते हैं हर एक के अपने अपने। तो बिल्कुल जी, अपनी लाइफ में इन चीज़ों को भी शामिल रखें। काम काज तो चलता रहता है, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन कभी ना कभी आप जहन को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को एक मुतमईन करने के लिए आप अपने हॉबी के साथ जब वक्त गुजारते हैं, तो बिल्कुल जी वो बहुत अच्छा और कीमती वक्त होता है। तो खैर, अब हम लास्ट में क्या आपने नाज़रीन, अच्छा लास्ट में ना म्यूजिक की बात कर रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हमारे वहीद थे, वहीद भाई, तो उनकी परफॉर्मेंस हम एंड पे अपने नाजरीन को जरूर दिखाते हैं कि जब रबाब के सुर छिड़ते हैं ना, वाह, तो फिर क्या माहौल बनता है। बिल्कुल जी, रुबाब मुझे भी बहुत पसंद है। और हम क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है और जाते जाते हम आपको बहुत अच्छा सा तोहफा देके जा रहे हैं। आप इसको सुने, एंजॉय करें, और अल्लाह करे आज का दिन, आज का संडे आपका बहुत अच्छा गुजरे। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, खुश रहना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ज़रूर। तो मैं इजाज़त चाहती हूँ, और मुदस्सिर आप भी। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और उम्मीद करते हैं कि अच्छी उम्मीद के साथ कि अपना वक्त जो है, अपनी सोच है ना, उसको पॉजिटिव रखें, मुस्बत रखें, और ताकि आपकी ज़िंदगी के सारे मामलात, सारी जितनी भी चीज़ें हैं, वो
अच्छे ट्रैक की तरफ जाएं। और खाने के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं, कुछ लोग होते हैं खाना खाने के लिए ज़िंदा होते हैं। तो ज़िंदा रहना है तो ज़िंदा रहने के लिए खाना खाएं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबका भी इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफिज़।